वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आखिरकार चाइना ने एक्सेप्ट कर ही लिया है यहाँ पर, और ओपन बताया गया है कि चाइना के 4 जवान की जान गई थी जब यहाँ पर हमारी कंट्री और चाइना के बीच में गालवान वैली के अंदर जो झड़प हुई थी। तो इनके द्वारा बताया नहीं गया था कि इनके कितने सारे लोगों की जान गई है, जबकि हमारी कंट्री के द्वारा जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनका नाम बताया गया था और बड़े ही ऑनर के साथ में हम लोगों ने उनको आखिरी विदाई दी थी। पर लेकिन ऐसा चाइना में कुछ नहीं देखने को मिला था। चाइना में इवन छिपा लिया गया था, किसी के सामने बात भी नहीं रखी गई थी। तो ये काफी बड़ी सोचने वाली बात है कि किस तरह की कंडीशन बनी थी। ये यहाँ पर बात की जा रही है गालवान वैली की, और बात है यहाँ पर ये 15 जून की, जब ये क्लैश देखने को मिला था हमारी कंट्री की आर्मी और जो चाइना की पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी है उसके बीच में जो जवान थे। एग्जैक्ट अगर आप लोग ये लोकेशन मैप में भी देखना चाहते हैं तो यहां पर है ये लोकेशन गालवान, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एग्जैक्ट मैप आप लोगों के सामने यहां पर। और यहां पर पेंगोंग लेक, जिसके बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, जहां से अब इंडिया और चाइना में जो झड़प चल रही थी, हमारी दोनों कंट्री के जो यहां पर जवान है अब यहां पर अपनी अपनी यथास्थिति पोजीशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। और ये वो मैप है जो आप लोगों को अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। अगर अभी यहां पर बात करें, कई सारी जब बातें हुई इंडिया और चाइना के बीच में, तो अब यहां पर ये सैटेलाइट इमेज है। ये देखिए आप लोग, यहां पर ये अलग अलग स्टेब्लिशमेंट थे, कई सारे यहां पर ट्रक वगैरह चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये यहां पर ये जो यहां पर ट्रूप्स का स्टेब्लिशमेंट किया गया था पेंगोंग सो लेक के ऊपर, तो यहां पर काफी ज्यादा झड़प इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रही थी। अब कई बार कई राउंड की बात होने के बाद में अब प्रेजेंट टाइम पर यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। कोई भी ट्रक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सारा जो स्टेब्लिशमेंट है यहां से हटा लिया गया है दोनों कंट्रीज के द्वारा। तो इस सैटेलाइट इमेज के थ्रू यहां पर दिखाया गया है। तो एक अच्छी बात है कि दोनों कंट्री के बीच में अब शांति बन गई है लगभग 8 महीने के बाद में। तो देखते हैं कितने लंबे समय तक ये शांति बनती है। पर एक कंडीशन पता है कि यहाँ पर चाइना में जो सबसे बुरी बात मुझे देखने को मिलती है, ये अपनी बात से मुकर जाते हैं। वो नहीं कहते कि बात का पक्का इंसान नहीं है, तो ये बिना पैंदी के लोटे रहते हैं, कभी बोलेंगे कुछ और फिर बाद में उससे मुकर जाएंगे। ये बड़ी फ्रीक्वेंटली चाइना की स्टेटमेंट में देखने को मिलता है। तो ये इसी की वजह से इंडिया कई बार चिंतित भी रहता है कि आज तो बोल दिया, कल को फिर कोई और कंडीशन देखने को नहीं मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहां पर अभी 35th जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 20 फरवरी को, यानी कि आज के दिन किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री में ये 20 फरवरी 1987 में एक राज्य के तौर पर इसको हम लोगों ने स्टेब्लिश किया था। इससे पहले ये एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर था हमारी कंट्री में। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि आज के दिन पिक्चर में आया था, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो ये हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री 3 कंट्री को टच करती है। एक साइड में म्यांमार है, एक साइड में चाइना और एक साइड में हो गया भूटान। चाइना बोल सकते हैं, फिर आप लोग तिब्बत बोल सकते हैं, जो कि आज के डेट में चाइना के कंट्रोल में है। जबकि हमारी कंट्री के जो स्टेटस को 2 ही टच करते हैं, एक है आसाम और एक है नागालैंड, यानी कि 3 इंटरनेशनल बाउंड्री है और 2 यहां पर ओनली जो इंटरनल बाउंड्री राज्य टच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जिसको चाइना बोलता है हमारा ही राज्य है, और यहां पर जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कि स्टेपल वीजा ले लो। स्टेपल वीजा ऐसा वीजा होता है कि जो ये बोलते हैं कि तुम हमारे ही कंट्री के लोग हो, तुमको यहां पर आने के लिए कोई वीजा वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे ही घूमने आ जाया करो चाइना के अंदर। ऐसी ऐसी बातें कई बार यहां पर चाइना करता है। तो इसका राज्य का जो गठन किया गया ये आज यहां पर है, जिसको याद रखिएगा 20 फरवरी, यानी कि आज के दिन यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर एक अकेला राज्य ऐसा है हमारी कंट्री में जो कि राज्य से यूनियन टेरिटरी बना है, वरना सारे जितने भी राज्य हैं हमारी कंट्री में, वो सारे जितने भी यहां पर यूनियन टेरिटरी हैं जो राज्य में कन्वर्ट हुए हैं, पहली बार जम्मू कश्मीर अपोजिट डायरेक्शन में गया। अब यहां पर फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, हालांकि आने वाले टाइम में इसको एज ए स्टेटहुड दिया जाएगा, इनके राज्य एस्टेब्लिश किया जाएगा। डिफरेंस क्या रहता है यूनियन टेरिटरी और राज्य में? राज्य जो होता है बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। वहां पर चीफ मिनिस्टर होगा, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होगा जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सारी चीजें चलती हुई नजर आती है। पर लेकिन जब यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करते हैं तो ये यूनियन की टेरिटरी होती है। 8 यूनियन की टेरिटरी है, इनके यूनियन के हाथ में इनका कंट्रोल होता है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होता है, अपने हिसाब से वो यहाँ पर सारी चीजें करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे अगर आप लोगों से बात करें,
अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर एक खुशखबरी निकलकर ये आ रही है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो अभी कम हो गए हैं। ये यहां पर बताया गया है कि जो रेट जो अगेंस्ट वुमेन के क्राइम चल रहे थे वो काफी कम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि जो क्रिमिनल जो केसेस थे वो भी रिड्यूस हुए हैं लगभग 16% अगर 2019 के साथ में हम लोग कंपेयर करें। ये यहां पर साइबर क्राइम जो है हालांकि वो ऊपर गए हैं पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, पर लेकिन जो नॉर्मल गला काट दिया, किसी को गोली मार दी या दुनियादारी जो छेड़छाड़ होती थी, सर फोड़ दिया, वो वाली चीज अभी कम यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर लेकिन घर बैठे हैं तो शांति में तो बैठेंगे नहीं, तो यहां पर वैसे चार्ज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो क्रिमिनल कैटेगरी के आते हैं, ठीक है, सॉरी जो साइबर कैटेगरी के आते हैं। इसी के साथ में नासा के बारे में बात करें तो नासा के द्वारा बात की जा रही है कि फर्स्ट स्पेस एजेंसी यहां पर होगी जिसके द्वारा फ्लाई किया गया एक ड्रोन एटमॉस्फेयर में एक प्लैनेट के, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। नॉर्मली ऐसा अगर आप लोग देखें, ये बात की जा रही है लाल ग्रह यानी कि मार्स के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो नासा पहली एजेंसी ऐसी बन गई है जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, तो इनके द्वारा फ्लाई किया जा रहा है ड्रोन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है यहां पर जाकर प्लैनेट पर उतार देते हैं अपने रोवर वगैरह, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन यहां पर ये काफी एक अच्छी लेवल की चीजें आप लोग बोल सकते हैं कि ड्रोन यहां पर एटमॉस्फेयर में फ्लाई किया जा रहा है। 30% जो यहां पर कलेक्शन में राइज देखने को मिल रहा है जो ट्रैफिक चलाने खासकर दिल्ली के अंदर ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें तो मेरा भी नंबर लगा था चलिए कोई नहीं, आइए बात करते हैं यहां पर। ये थोड़ी दुर्घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में किसानों की कितनी बुरी कंडीशन है यहां पर ये दिखाने की कोशिश की गई है। यहां पर बात की जा रही है एक किसान की बॉडी रखी हुई थी जो कि 72 साल की था, उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। वो डेड बॉडी वो चूहों ने कतर दी, ठीक है, चूहों ने उसका जो फेस और जो उसके पैर है उस पर निशान देखने को मिले। तो ऐसे भी कंडीशन यहां पर देखने को मिले जो कि दयनीय कंडीशन है। बाकी यहां पर ये सचिन पायलट साहब भी बोल रहे हैं कि किसान जो है वो अपना हक मांग रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, उनको हक की लड़ाई चल रही है वहां पर, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस है तो इसलिए यहां पर ये उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं। आगे अगर बात करें यहां पर ये पॉइंट बात की जा रही है दिशा रवि के बारे में, 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया जो कि टूल किट वाला केस था, उसके बारे में बात की जा रही है। कर्नाटका ने 2 ऐसे पेज हैं जो 6th क्लास की बुक में से हटा दिए। ये एनिमल सेक्रीफाइस के बारे में बात करते थे, तो एक अच्छा लेवल एजुकेशन का देखने को मिलेगा। अगर एजुकेशन में इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाती हैं तो उससे काफी सारी चीजें नेगेटिव देखने को मिलती है। छोटा सा बच्चा होता है, प्योर माइंड होता है, जिस डायरेक्शन में लेकर जाओगे उस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जो सांभर लेक है उसमें टूरिस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। सांभर लेक राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में सांभर लेक आप लोगों को देखने को मिलेगी ये आप लोगों को बताना है। आगे बात करें एक छोटी सी काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। ये 172 डिशेज बनाएगी, यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक छोटा बच्चा है जिसके द्वारा 172 डिशेज बनाएगी। यहां पर नाम है इनका हयान अब्दुल्ला, ठीक है। तो इनके द्वारा 1 घंटे के अंदर यहां पर ये कोझिकोड जो एरिया में यहां पर एशियन कुकिंग अवार्ड रिकॉर्ड इनके द्वारा यहां पर बनाया गया। तो समझ सकते हैं आप लोग 172 डिशेज 1 घंटे के अंदर, तो क्या चमत्कारी इंसान है। आगे बात करें तो यहां पर हमारी कंट्री में एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया कि 1 करोड़ वैक्सीन के डोज हमारी कंट्री में दिए जा चुके हैं 34 डेज के अंदर। तो काफी अच्छी बात है, जितने अच्छे से कवर कर पाएंगे। और स्पुतनिक 5 जो नई दवाई है वो भी अब जल्दी ही इंप्लीमेंट की जाएगी, वो भी यहां पर रेडी है। और बाकी जो फाइजर वैक्सीन है उसको बोला गया था कि टेम्परेचर की सबकी रिक्वायरमेंट होती है। कोविड-19 जो है यहां पर इसकी जो दवाई आ रही है उसको लो टेम्परेचर पर रखना पड़ता है और उसी टाइम उसको ओपन करना पड़ता है जब यहां पर दिया जाता है पर्टिकुलर पेशेंट को, ठीक है। यूएसए रेडी है ईरान न्यूक्लियर डील में जाने के लिए, तो ये बात बताएगी यहां पर जो अभी यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, अगर ईरान जो है ईरान अपना जो पुराना जो पैटर्न था उसको फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया और जो फेसबुक है वो आपस में बात करें, क्योंकि फेसबुक ने अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यूज शो करना बंद कर दिया था, तो उसके चलते ये न्यूज में था। तो ये था एक ओवरव्यू। आइए अब डिटेल में एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। हालांकि आज ज्यादा एडिटोरियल नहीं है, पर जो एडिटोरियल है वो बड़ा ही प्यारा एडिटोरियल है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहां पर ये वाला एडिटोरियल और ये वाला जो है, ये दोनों काफी प्यारा आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेंगे। यहां पर जो महिला के खिलाफ जो खासकर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री में आईआईटी की जो कंडीशन है वो कैसी है, कितने आईआईटीज है, किसके अंडर में आते हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, आज के में हमारी कंट्री में कितने आईआईटी हैं? जिसने टेलीग्राम नहीं खोला होगा अब तक वो इसका आंसर जरूर देगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर ये मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था इसके बारे में एक आर्टिकल, उसकी कई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जिसने टेलीग्राम नहीं खोला है वो आंसर बताइए, ठीक है टेलीग्राम पर देख लिया होगा तो फिर आप लोग आंसर दे दोगे। चलिए कोई नहीं,
अगर बात करें यहां पर, ये अभी बात की जा रही है कि पंजाब के अंदर कुछ इलेक्शन देखने को मिले लोकल बॉडी के, तो वहां पर फेलियर देखने को मिला किसका, ये बीजेपी का। तो ये यहां पर बात बताई जा रही है जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हाँ, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहां पर दे सकता हूं। ये जो बात की जा रही है, ये हमारी कंट्री में जो लोकल गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। जब गांव वाले यानी कि विलेज वाले एरिया में बात करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा, और जब सिटी यानी कि शहर वाले एरिया के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो है हमारी कंट्री में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ओरिजिनली हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया था, उस टाइम पर हमारे संविधान में 26 जनवरी 1950 में ये चीजें देखने को नहीं मिली। आगे चलकर हमारी कंट्री में 2 अमेंडमेंट किए गए, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। ये जो 2 अमेंडमेंट किए गए, ये अमेंडमेंट आप लोगों को देखने को मिले 1992 में। तो 1992 में हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम लाया गया। तो आप लोगों से पूछे अगर कोई क्वेश्चन, क्या ओरिजिनली हमारे संविधान में पंचायती राज सिस्टम था, तो नहीं था। म्युनिसिपैलिटी था, तो नहीं था। तो ये याद रखना, ऐसी स्टेटमेंट भी एग्जाम में कई बार दी जाती है। बाद में चेंज कर पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी हमारे संविधान में जो पार्ट 9 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर पंचायती राज सिस्टम, और पार्ट 9 के ए में आप लोगों को देखने को मिलेगा म्युनिसिपैलिटी। तो ये भी कई बार आप लोगों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो लगभग हमारे संविधान को इंप्लीमेंट करने के 40 से भी ज्यादा साल बाद यहां पर हमारी कंट्री में म्युनिसिपैलिटी और जो है पंचायती राज सिस्टम हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, इसके चलते लोकल जो इलेक्शन होते हैं ये कंडक्ट कराए जाते हैं जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं। बाकी सेंट्रल लेवल पर जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में, ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं, और इसी के साथ में जो इलेक्शन कंडक्ट इनके द्वारा कराए जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है। आप लोग ये बताइए कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका तो सबको पता है कि हाँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इलेक्शन होगा, पर कई सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो क्वेश्चन क्या है, कितने राज्य है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कौन कराता है? ये स्टेट का इलेक्शन कमीशन कराता है या फिर सेंटर का इलेक्शन कमीशन कराता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। पॉलिटी के अंदर यार ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। कई एक बच्चा बोला था कि सर इनको बता दिया करो। जब भी आप लोगों को कोई भी माइंड में डाउट आए, कोई भी जो भी आप लोगों को पॉलिटी के अंदर रखता है, तुरंत उसको आप लोग गूगल उस पर यूट्यूब पर जाकर सर्च किया करो और आगे बाई वीर लिख दिया करो। ठीक है, तो मेरा नाम आगे लिख दोगे तो जो भी मैंने उसके ऊपर लेक्चर लिया होगा वो सामने खुलकर आप लोगों के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो पॉलिटी में मैंने काफी डिटेल में पढ़ा रखे हैं। 180 से भी ऊपर लेक्चर हैं, सारे डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ओके, तो ये यहां पर बात की जा रही है, तो काम की नहीं है वैसे पर, लेकिन बैकग्राउंड आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। बाकी ये फिर से ग्राउंड जीरो है, आज सैटरडे ग्राउंड जीरो यहां पर उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर क्या क्या त्रासदी देखने को मिली, बोला जा रहा है कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी फ्रजाइल एरिया, और वहां पर अगर कोई रास्ता बनाया जाता है, कोई सुरंग बनाई जा रही है, तो वहां पर ग्रेनेड जो ग्रेनाइड होते हैं उनकी हेल्प से वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। तो फ्रजाइल एरिया में सारी चीजें सही नहीं है। कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट और कई सारे जो इस तरीके से जियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी उनके द्वारा कई बार बताया गया कि यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को इन चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वो नहीं रुक पाती हैं और कंडीशन सामने है। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 वीडियो आप लोगों को डेली देखने को मिलती हैं। जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं 4 बजे, ये नैनो मैगजीन आती है, काफी कुछ कवर किया जाता है इसके अंदर। इसी के साथ में ये दूसरी वीडियो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। आइए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में इसका आप लोग डिस्कशन करेंगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा। 2 आर्टिकल कंबाइन कर डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, यानी कि एक इंसान की रेपुटेशन दांव पर लगी है, वो काफी रसूखदार इंसान है, और एक इंसान की राइट ऑफ लाइफ और डिग्निटी दांव पर लगी है। तो आपके हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट है, उसकी रेपुटेशन या फिर उसका ब्रांड इंपॉर्टेंट है, या फिर इसकी राइट ऑफ लाइफ जो है यहां पर ये डिग्निटी है वो इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग इसमें से बताइए फर्स्ट या फिर सेकंड, आप लोग क्या सोचते हैं? सॉरी, कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोगों से मैं यहां पर पूछूं 1 मिनट के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। तो ये एक्सप्लेन करना है यहां पर जो प्रिया रमनी केस है उसके बारे में। ये केस अभी देखने को मिला, इस केस के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूं। ये आप लोगों से एथिक्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट के अंदर भी, और सोसाइटी में जो वुमेन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां पर डिफेमेशन एज क्राइम,
क्या है हमारी देश में कंडीशन, आप लोग ये समझिए। कई सारे रसूखदार लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम अगर किया, अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो बोलते हैं कि इसने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की है और उसके ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा देते हैं, यानी कि उसको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही यहां पर एक मुद्दा भी देखने को मिला। ये है हमारी कंट्री के फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यहां पर नाम है एमजे अकबर, और यहां पर ये है जर्नलिस्ट जिनके द्वारा यहां पर इनके साथ काम किया जा रहा था। कंडीशन क्या थी, इनको समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन ये थी कि देखिए कोई भी लड़की होती है, पढ़ लिख कर अपने स्कूल कॉलेज से बाहर निकलती है, तो हर एक बच्ची जो होती है उसको रहता है कि यार थोड़ा जॉब कहीं पर मिल जाए। तो अगर उसको सही जॉब मिल जाती है तो सही उसकी सोसाइटी में रेपुटेशन रहती है और लड़की भी आगे चलकर सही जगह शादी वगैरह हो जाती है। खासकर सबसे बड़ी कंडीशन तो हमारी सोसाइटी में है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा ही नहीं जाता है प्रॉपर वे में। हालांकि चीजें चेंज हो रही हैं अभी पर, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर ये ऐसी आप लोगों को मानसिकता देखने को मिलेगी कि पढ़ा लिखा कर लड़की को करना ही क्या है। यहां पर कंडीशन क्या थी, ये भाई साहब जो हैं इनके द्वारा इनको इंटरव्यू लेने के लिए ओबरॉय होटल में बुलाया गया। तो ये है वहां पर गई, इनको लगा कि कहीं बाहर बैठकर लॉबी वगैरह में आराम से इंटरव्यू लिया जाएगा, पर इन्होंने इनको अपने रूम में बुलाया। और ये जो रूम में बैठे हुए थे, ये इनके द्वारा एक इंटरव्यू में एक बाहर जब इंटरव्यू दिया गया, सारी दुर्घटना होने के बाद में इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया कि ये जो रूम में बैठे हुए थे ये वहां पर लग ही नहीं रहता कि इंटरव्यू का कोई वहां पर माहौल है। वहां पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक डेट का माहौल है। ये हाथ में शराब या वाइन वगैरह जो भी लिए बैठे थे और फिर वहां पर धीमी धीमी आवाज में गाने गुनगुनाने स्टार्ट किए गए। तो इस तरीके से इनको एक तरीके से टच करने की कोशिश की गई। कई सारी ऐसी जो हरकतें जो रूम में की जा सकती है वो इनके द्वारा वहां पर करने की कोशिश की गई। इन्होंने ये बात बहुत पहले एक इंटरव्यू में बताई थी, पर लेकिन उस टाइम पर इन्होंने इनका नाम ओपन नहीं किया था। पर लेकिन रिसेंटली अभी #MeToo कैंपेन चला हमारी कंट्री में, तो #MeToo जो कैंपेन चला उसमें क्या हुआ कि जो भी महिला किसी के साथ में अगर कोई ऐसी दुर्घटना देखने को मिलती थी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर #MeToo लिखकर अपनी स्टोरी शेयर की। तो उसमें क्या था कि उनके खिलाफ कभी भी अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का कोई ऐसा केस देखने को मिला है तो उन्होंने पब्लिक में आकर अपनी स्टोरी शेयर की। देखिए ये हिम्मत की बात है, पब्लिक में आकर अपने साथ मिसहैपनिंग हो रही है उसको बताना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सोसाइटी में इमेज की बात होती है। अगर लड़की की शादी नहीं हुई है तो फिर उसकी शादी के लिए वहां पर दिक्कत होने लगेगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन इनके द्वारा जो अपनी बातें बताएगी तो सैल्यूट करने वाली है। तो यहां पर वो भी है कि एक रसूखदार इंसान के खिलाफ जो कि पता है एक पावरफुल पर्सन है और इनका करियर भी बर्बाद हो सकता है और इनकी जान भी जा सकती है एक ऐसे इंसान के खिलाफ आवाज उठाने पर। तो फिर भी इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो आवाज उठाई और इनके खिलाफ जो यहां पर एक तरीके से #MeToo के खिलाफ इनके द्वारा जो लिखा गया इनके द्वारा, तो इनके द्वारा एक केस फाइल किया गया डिफेमेशन का केस, यानी कि इनके द्वारा बोला गया कि मेरी इज्जत मेरा ब्रांड मेरे को यहां पर एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। तो ये केस चल रहा था यहां पर कोर्ट के अंदर में, तो उसका अभी डिसीजन आया। तो यहां पर इनको मुक्ति दे दी गई है, जो प्रिया रमनी है। इनको यहां पर जो जज है उनके द्वारा बोला गया कि डिफेमेशन का केस इनके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि इनके द्वारा जो स्टोरी अपनी जो शेयर की गई है वो एक तो नॉर्मल तरीके का काम नहीं है, क्योंकि जिसमें इनको उपवास भी झेलना पड़ेगा, शर्मसार भी होना पड़ेगा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा जो काम किया जाता है। क्योंकि देखिए अगर कल को किसी लड़की के साथ में कुछ बाहर गलत हो जाता है तो दोष लड़की को ही दिया जाएगा, ठीक है। बाहर हमने तो बोला था कि बाहर काम करने मत जाना, हमने तो बोला था पढ़ने के लिए मत जाना, उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे जिस इंसान ने ये हरकतें की है। तो ये सोसाइटी का एक काफी एक पैट्रियार्कल जो थिंकिंग है वो यहाँ पर जो वुमेन है उसके ऊपर भारी पड़ती नजर आती है। पर लेकिन जो जुडिशियल वर्डिक्ट अभी यहाँ पर आया, जो केस आया, ये बोला कि एक प्रतीकात्मक केस है, यानी काफी इंपोर्टेंस रखने वाला ये केस है, जिसने यहाँ पर एक आवाज उठाने वाली वुमेन को दोष मुक्ति दी है। इससे क्या होगा, आगे भी महिलाएं कई सारी अपनी आवाज उठा पाएंगी। अगर यहां पर इसकी आवाज दब जाती तो फिर आगे यहां पर कोई आवाज न उठाती। अब यहां पर लड़कियों के अंदर और थोड़ी हिम्मत आएगी कि अगर कुछ भी हो रहा है, अगर उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट केस इस तरीके से देखा जा रहा है। और जो कन्विक्शन, यहां पर अभी अगर बात करें, जो कन्विक्शन की बात की जा रही है, जो दोष सिद्धि की बात की जा रही है, अगर इनके खिलाफ हो जाता कोई दोष सिद्धि का केस अगर इनके खिलाफ निकल कर आता तो कोई भी महिला जो है वो आवाज नहीं उठाती। क्योंकि आप लोगों को पता है सोसाइटी में क्या कंडीशन महिलाओं की देखने को मिलती है। कहीं पर भी काम कर लिया आज के में, इवन आज के में आप लोगों को पता है कुछ दिनों पहले हमारी कंट्री में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके खिलाफ भी यहां पर उनके भी ऊपर आरोप लगाए गए। हर जगह कहीं पर भी है। इवन अगर कोई जो लेडी टीचर है उसको तक भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी भी कंपनी में अगर जाते हैं वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है महिलाओं को। इवन ऐसे इससे तो ये हद की बात होगी, इवन आईएएस ऑफिसर जो महिला है उनको भी यहां पर पंजाब के अंदर एक केस के बारे में यहां पर लिखा गया आर्टिकल के अंदर
कि एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके खिलाफ भी डिफेमेशन का केस लगाया था केएसपी गिल के खिलाफ में यहां पर, जो कि काफी एक थासू ऑफिसर की कैटेगरी में आते थे। हालांकि वो आगे चलकर बरी हो गए, वो सारी चीजें प्रूफ नहीं हो पाई। तो कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। पर मैं देखिए ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर ऐसे केसेस जो होते हैं वो सारे सही होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की इमेज को खराब करने के लिए मिसयूज भी किया जाता है, वो भी होता है। तो वो सही है अपनी जगह, चलो वहां पर अपना डिफेमेशन का केस आप लोग डाल सकते हैं। पर लेकिन अगर सच्चाई में किसी महिला के साथ में ऐसी कोई दुर्घटना घटी है, ठीक है, और वो फिर वहां पर साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए, तो काफी खतरनाक है। तो इसलिए यहां पर ये जो अभी डिसीजन निकल कर आए, ये इनको हिम्मत देगा कि आगे आकर ये निकल कर आए और अपने हरासमेंट की स्टोरी जो है वो सबको बताएं, ताकि आगे भी जो महिलाएं उनको यहां पर ऐसी स्टोरी अगर कोई निकल कर आती है उसको सप्रेस न करें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, किसी लड़की का रेप हुआ, घर वालों ने उस रेप को दबा दिया इज्जत बेइज्जती की वजह से। जिस इंसान ने रेप कराया उसकी हिम्मत और बढ़ गई, आज इसका रेप किया, कल वो किसी और का रेप करेगा, क्योंकि उसको ये पता चल गया कि अब यहां पर कोई मुंह नहीं खोलेगा। तो ये कैसा माहौल बन जाता है कि हम लोग खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। पहले ही दिन अगर उस इंसान को कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो कम से कम कुछ खौफ तो होगा थोड़ा बहुत, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये काफी बड़ी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो जो अकबर वाला जो केस यहां पर ये निकल के आ रहा है, यहां पर ये जो इनके द्वारा जो क्लेम किया गया कि मेरी रेपुटेशन को खराब करने की बात की जा रही है, तो यहां पर जो मिस रमनी है तो उनके द्वारा और उन्हीं के साथ में एक और सपोर्ट किया गया। यहां पर ये याद रखिएगा, यहां पर गजल वाहिद, ठीक है, यानी कि एक लड़की के साथ इस इंसान के द्वारा ये हरकतें नहीं की गई है, और भी कई सारी लड़की ऐसी हैं जिनके खिलाफ इसके द्वारा ये हरकतें की गई है। तो ये कंडीशन ऐसा है हमारी कंट्री में, जो रसूखदार लोग अपना एक ऐसा सफेद जो कपड़ों में एक ऐसा चोला छुपाए बैठे रहते हैं, ये कई बार काफी घिनौना चेहरा पीछे से निकल के आता है। तो जब यहां पर डिटेल के थ्रू इसमें जब यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आई, तो रेपुटेशन का जो क्वेश्चन था वो साइड में कर दिया गया जज के द्वारा, और ये काफी एक वेलकम जजमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसमें यहां पर रेपुटेशन से ज्यादा इनकी जो बेसिकली इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसको प्रेफरेंस यहां पर दिया गया है, जो ट्रूथ इनके द्वारा पब्लिक के सामने रखा गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट केस आप लोग बोल सकते हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन जो मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम है रविंद्र कुमार पांडे, तो सैल्यूट करता हूं मैं रविंद्र कुमार पांडे को, जिनके द्वारा यहां पर इस केस में जो महिला का फेवर लिया गया, तो यहां पर बोला गया यही बात इनके द्वारा यहां पर बोली गई है, द राइट ऑफ द रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। यानी कि अगर आप लोग राइट ऑफ रेपुटेशन की बात करें, आपकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उसका राइट ऑफ लाइफ है। संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 में संविधान में फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है। सारी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वुमेन की जो राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम्हारी रेपुटेशन। और वो भी वो रेपुटेशन जो ऐसी ऐसी हरकतें कर कर बनाई गई है, तो वो तो और भी ज्यादा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से एक ऐसे मूवमेंट पर जब केस एक ऐसा था जहां पर इनइक्वल पावर ऑफ इक्वेशन थी, यानी कि एक साइड में एक पावरफुल मंत्री था और दूसरी साइड में एक छोटी सी जर्नलिस्ट थी, तो समझ सकते हैं कि उसको क्या क्या हरासमेंट, क्या क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता था। पर लेकिन फिर भी उसने, वुमेन ने आवाज उठाई, तो ये सैल्यूट करने वाली बात है। तो वुमेन के राइट को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जो कि डेकेड से इनके दशकों तक जिनकी वॉइस जो है यहां पर सप्रेस की गई। और ये आज की बात नहीं है, लगभग 1993 है, उससे पहले की बात है, जो अब जाकर मामला हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे तैसे हिम्मत लेकर डिकेड बाद भी इनके द्वारा यहां पर ये आवाज उठाएगी। तो जज ने ये बोला है कि देखिए ऐसा नहीं है कि उसी टाइम आवाज उठानी, अगर वो नहीं उठा पा रहे कंफर्टेबल है, और आगे चलकर 15 साल 5 साल 7 साल बाद भी अगर आवाज उठा रहे हैं तो उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। हो सकता है उस टाइम पर क्या कंडीशन हो, वो सामने सबके चीजें नहीं रख पाई हो, पर लेकिन अब रख पा रही है, तो उसकी आवाज सुननी चाहिए। फ्रीडम, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी और सोशल प्रोटेक्शन, ये हक है वुमेन के जो उसको नहीं मिल पाते हैं एक पैट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी के अंदर में। और जो क्रिमिनल डेफेमेशन है वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है आज के डेट में, वो एक गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है इस एक्ट का। देखिए होता क्या है, कई बार कई सारे एक्ट ऐसे होते हैं जिनको अलग तरीके से मिसयूज किया जाता है, तो वो गलत है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो क्विक और लेस एक्सपेंसिव जो यहां पर आज के डेट में अगर बात करें, क्रिमिनल डिफेमेशन तरीका होता है जिसमें अपने विरोधियों को या अपने क्रिटिक जो भी उनको यहां पर क्रिटिसाइज करते हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बन सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर ले सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बात की जा रही है यहां पर जो क्रिमिनल डिफेमेशन है, यहां पर ये आज की डेट में इसको डिक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, और इसी के साथ में यानी कि कोई क्रिमिनल का केस नहीं चलना चाहिए, ओनली सिविल रेमेडी छोड़ देनी चाहिए यहां पर। तभी जाकर यहां पर लोग जो है क्रिटिसाइज करने, यहां पर जो क्रिटिसिज्म है उसको सही तरीके से आगे लेकर आ पाएंगे, और इसको लीगल प्रोसीजर के थ्रू यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई वुमेन यहां पर कंप्लेन कर आती है तो लीगल प्रोसीजर के थ्रू यहां पर जिस तरीके से कई बार फेल हो जाती है, उसको जस्टिस नहीं मिलता है, तो उसको सुनने वाला कोई होना चाहिए, तभी वुमेन जो है
वो अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्यारा क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आप लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जिनमें महिला के बारे में, और इसी के साथ में बैकग्राउंड में जब आप लोग जाएंगे तो बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से राइट के बारे में, तो महिला के बारे में और फंडामेंटल राइट के बारे में बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है आईआईटीज के बारे में। आईआईटी बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारी कंट्री में आज के डेट में 23 आईआईटी हैं। 23 आईआईटी में तो जो टॉप 7 आईआईटी हैं उनके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं। मद्रास आईआईटी मद्रास जो था हमारी कंट्री में ये 1959 में स्टैब्लिश किया गया था, इसकी रैंक 1 है। बात करें यहां पर आईआईटी दिल्ली स्टैब्लिश किया गया था 1963 में, 1963 में रैंक 2 है। आईआईटी बॉम्बे स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, इसकी रैंक 3 है। आईआईटी कानपुर 1959 में, इसकी रैंक 4 है। आईआईटी खड़गपुर स्टैब्लिश किया गया था 1951 में। सबसे पहला आईआईटी हमारी कंट्री का कौन सा है, वो है आईआईटी खड़गपुर। कहां है, वेस्ट बंगाल के अंदर में, इसकी रैंक 5 है। आईआईटी रुड़की स्टैब्लिश किया गया था 2001 में, इसकी रैंक 6 है। आईआईटी गुवाहाटी 1994 में, इसकी रैंक 7 है। तो टोटल मिलाकर टॉप 7 आईआईटी जो हमारी कंट्री में है वो ये है, इनके नाम आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो रैंकिंग है मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, ये हमारी कंट्री की जो रैंकिंग यहां पर दी जा रही है, ये इंस्टीट्यूट है जिनकी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी अच्छी लेवल की रेपुटेशन हमारी आईआईटीज की है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार किसी को आईआईटी का टैग मिल गया, ठीक है, तो वो इंसान जो है पता नहीं कहीं सही कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को मिलेगा। और जो ये रैंकिंग तैयार की गई है ये NIRF के द्वारा तैयार की गई है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, या फिर आज के डेट में एजुकेशन मिनिस्ट्री आप लोग बोल सकते हैं, तो उसके द्वारा ये 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं। अभी बात जो राइटर के द्वारा की जा रही है वो ये बोल रहे हैं कि फिर से हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो आईआईटीज है किस तरीके से उसके ऊपर फोकस देकर चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे आईआईटीज है जिसमें ड्रॉप आउट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईआईटी भी लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में पहले आईआईटीज के बारे में बात करेंगे, स्टैब्लिश कैसे किए जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में काफी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो खासकर पब्लिक टेक्निकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री जो लोकेटेड है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है 1961 का, याद रखेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट है जिसके हिसाब से हमारी कंट्री में आईआईटी बनाई जाते हैं, और इनको हम लोगों ने डिक्लेयर किया नेशनल इंपोर्टेंस की कैटेगरी में हम लोगों ने रखा। ठीक है, तो गवर्न किए जाते हैं इसके द्वारा। ये जो फाउंडर थे आईआईटीज के, तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारी कंट्री में। 1951 में यहां पर ये चीज जो थी इनकी स्टेब्लिशमेंट किया गया, और पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टाइप ऑफ बिजनेस में देखने को मिलेगा। टोटल 23 ऐसे आईआईटी हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में अलग अलग लोकेशन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं यहां पर आईआईटी काउंसिल के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि जैसे ही एजुकेशन मिनिस्टर बने तो इसके लिए ना तो इनको इलेक्शन लड़ना है, ना ही कोई इनको अपॉइंटमेंट करेगा। ये जो सीट है इनको फ्री में मिल जाएगी, यानी कि जैसे ही इस पोस्ट पर बैठेंगे ये सीट इनकी हो जाएगी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं रूंगा मिल गया, रूंगा दे दे भाई तो वही वाली बात है। अगर बात की जाए तो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है इन ऑल आईआईटीज, आज के में टोटल मिलाकर जो सीट है यहाँ पर 16,053 के करीब सीट ऐसी हैं जिसमें हमारी कंट्री में जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होता है, यानी कि लगभग 16,000 सीट ऐसी हैं जिसके थ्रू आप लोग आईआईटी में जा सकते हैं। तो ये अलग अलग लोकेशन पर आईआईटी हमारी कंट्री में, दिल्ली, जोधपुर, कानपुर, वाराणसी, गांधीनगर, धनबाद, इंदौर, भोपाल, ये कई सारे, सॉरी भलाई, ये कई सारे आप लोगों को यहाँ पर ये एरिया देखने को मिलेंगे जो हमारी कंट्री में आईआईटी के हैं। तो टोटल 23 जो आईआईटी है हमारी कंट्री में उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आज के डेट में आईआईटी जो है वो हमारी कंट्री में ऐसे हैं जैसे हमारे सर के ताज। हायर एजुकेशन में जब हम लोग बात करें इतनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस मानी जाती है, और वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो वर्ल्ड लेवल पर आज के डेट में अपनी ख्याति पर एक तरीके से सामने एक तरीके से बिखेर रही है हमारी कंट्री में। ये सारे आईआईटी से निकलकर बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ग्लोबल रैंकिंग में भी आप लोगों को इनकी पोजीशन देखने को मिलेगी आईआईटी की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा अभी यहां पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत यहां पर आईआईटी के कैंपस अब्रोड में भी सेट करने की बात की। आप लोग यहां पर ये समझिए आज की डेट में पर्टिकुलर एक ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है, उस ज्वाइंट फैमिली में टोटल मिलाकर 15-20 मेंबर हैं, और उस ज्वाइंट फैमिली में एक हेड करने वाला है। एक तो यहां पर ये है, उस ज्वाइंट फैमिली में लगभग 7, मान लीजिए आप लोग 4 परिवार रहते हैं। आगे चलकर 4 के 4 परिवार अलग अलग हो गए, तो क्या यहां पर जो हेड है उस हेड की अब भी यहां पर चलेगी? नहीं चलेगी। तो यहां पर जो राइटर है वो चिंतित हो रहे हैं कि आज के डेट में जो आप लोगों ने इतने सारे आईआईटी बना दिए गए, आप लोग उन आईआईटी में एक एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखने में आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बात यहां पर इनके द्वारा बोली जा रही है।
हमारी कंट्री में जो आईटी आज के डेट में अगर बात करें तो उसको हम लोग को 21st सेंचुरी के हिसाब से लेकर चलना चाहिए, वो सही बात है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दे कि वहां पर टीचर जाना भी पसंद ना करे। कुछ ऐसे भी आईटी हमारी कंट्री में खोल दिए गए हैं। तो ओरिजिनली हमारी कंट्री में 5 आईआईटी थे, जिसमें से जिनको 1950 से लेकर 1960 तक स्टैब्लिश किया गया था। आईआईटी बॉम्बे जो था वो हम लोगों ने किसके साथ मिलकर स्टैब्लिश किया गया था? आईआईटी बॉम्बे जो था सोवियत यूनियन, जिसको आज के डेट में रसिया बोलते हैं, उसके साथ में स्टैब्लिश किया गया था मिलकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले, मैच करने के लिए आप लोगों से। आईआईटी बॉम्बे जो है कौन फॉरेन कोलैबोरेटर था? तो आईआईटी बॉम्बे जो था वो सोवियत यूनियन यानी कि रसिया के साथ में मिलकर खोला गया। आईआईटी मद्रास जो था ये जर्मनी के साथ में मिलकर खोला गया, ठीक है। तो जो बॉम्बे था वो रसिया के साथ में, जो मद्रास था वो जर्मनी के साथ में, जो कानपुर था ये यूएसए के साथ में, यानी कि जो कानपुर था वो यूएसए के साथ में, और जो दिल्ली था वो यूके के साथ में। तो दिल्ली था यूके के साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा दिल्ली यानी कि अंग्रेजों ने रूल किया है कंट्री के ऊपर, तो कैपिटल में ही उनका बेसिकली वो बोल सकते हैं। कानपुर में यहां पर एक तरीके से याद रखिएगा कि एक तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप कान में जाकर किसी को कुछ बातें बोल रहे हैं, ठीक है। कानपुर हो गया, कुछ भी याद टिकरमबाजी लगाकर थोड़ा सा याद रखना है। कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। जैसे तैसे 2-4 रिविजन कर लीजिए या फिर इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिए तो याद आप लोगों को हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आज के में 23 आईआईटी हमारी कंट्री में अगर बात करें, जो लास्ट 34 ईयर में हमारी कंट्री में कई सारे आईआईटी खोले गए। अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखिए, जो फिलहाल अभी बात करें तो 17 मोर ऐड किए गए हैं। आईआईटी गुवाहाटी खोला गया था 1994 में, तो तब से लेकर हमारी कंट्री में कई सारे जो आईआईटी बना दिए गए हैं। तो राइटर ये बोल रहे हैं आधे आईआईटी तो ऐसे हैं जो कि सफिशिएंट नंबर ऑफ जो यंग फैकल्टी भी वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। आज के डेट में जो वैकेंसी वहां पर कई बार खाली पड़ी रहती है और वहां पर टीचर नहीं जाते हैं। सोचिए अगर आईआईटी के अंदर टीचर नहीं जा रहे हैं तो फिर पर्टिकुलर अगर टीचर ही नहीं है जिसके चलते वहां पर माना जाता है कि एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इमर्जिंग जो आईआईटी है आज के डेट में उनके बारे में बात करें तो मोर अट्रैक्टिव है सैलरी जो इमर्जिंग जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो सैलरी मिल रही है वो इतनी अच्छी मिल रही है कि लोग जो है आईआईटी में जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो एक अट्रैक्टिव सैलरी मिल रही है, एक वर्क अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी मिल रही है उनको, और अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बाकी अदर फॉरेन कंट्री में भी जाकर उनको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, जो अगर वो काम करें उतना अच्छी फैसिलिटी इनको आईआईटी में नहीं मिल रही है। तो आईआईटी कई सारे ऐसे हैं जहां पर बात की जा रही है, जैसे मंडी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, पलक्कड़ जो केरला के अंदर में, धारवाड़ कर्नाटक के अंदर में, छोटी छोटी सिटी के अंदर आईआईटी बना दिए गए। ये माना जा रहा है कि आईआईटी जो होना चाहिए कम से कम बड़ी बड़ी सिटी के अंदर होने चाहिए। छोटी छोटी सिटी के अंदर जाने से इनकी इंपोर्टेंस और ज्यादा कम होती है यहां पर जा रही है। क्वालिटी जो है उसके ब्रांड की अगर डाइल्यूट हो जाती है तो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ये हमारी ही कंट्री के लिए अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। तो नो डाउट कि हमारी कंट्री की काफी इंपॉर्टेंस है आईआईटीज की, पर लेकिन अगर इस तरीके से इनमें एजुकेशन में टीचर ही जाना पसंद नहीं करेंगे तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों ने जो किया होगा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिली होगी, जो कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं यहां पर कोमरोज आइलैंड के बारे में। कोमरोज आइलैंड्स या फिर कोमरोज यहां पर आर्किपेलागो यानी कि एक समूह है आइलैंड का, जो कि वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी फटने वाले आइलैंड पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है ये आइलैंड जो है सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट अफ्रीका के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर यहां पर इनमें से ओनली ए है, यानी कि फर्स्ट है। समझ लेते हैं फर्स्ट कैसे है, क्योंकि यहां पर ये वेस्ट साइड में नहीं है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो अफ्रीका में मोजाम्बिक और जो मेडागास्कर वाला एरिया है। यहां पर आप लोग देखते हैं ये हो गया कोमरोज, ठीक है। बेसिकली यहां पर मेडागास्कर हो गया, ये मोजाम्बिक हो गया। अपनी कंट्री के साथ में कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर है कोमरोज आइलैंड, ठीक है। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है, ओके। तो ये था टोटल आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर। कई सारी और भी चीजें यहां पर शेयर करता हूं। जो क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं उनको जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। क्वेश्चन का एक ही चांस होता है आप लोगों के पास में अटेम्प्ट करने का, ये याद रखिएगा। उसके बाद में ऊपर बल्ब बना हुआ आता है, उस पर क्लिक कर आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बल्ब आता है, पर वो तभी आएगा जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कूपर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।